पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं जी। बस एमसीक्यूज करते हैं इसके बाद। सिर्फ ये एक टेबल है छोटा सा। डिस्क्लोजर व्हेन अ चेंज इन अकाउंटिंग, जो नोट आपने बनाया था ये वही है, ठीक है। व्हेन अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी हैज़ एन इफेक्ट ऑन करंट पीरियड और एनी प्रायर पीरियड और would have affected that period except that is impracticable determined, ठीक है, और might have an effect on future period, following must be disclosed। छोड़ो अगली बात। टाइटल ऑफ, अगर स्टैंडर्ड बदला है तो नाम बताओ स्टैंडर्ड का। नाम कब बताएंगे स्टैंडर्ड का? जब चेंज ड्यू टू स्टैंडर्ड हुआ है। लेकिन अगर वॉलंटरी है तो फिर नाम बताने की जरूरत नहीं स्टैंडर्ड की। जैसे मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 में जो आपको नोट बनवाया था, दूर की बात नहीं है, मैं आपको दिखा ही देता हूँ। मैंने दूसरा भी असल में साथ रखा था। ओ नो, कौन सा लेक्चर नंबर था ये? नहीं, कोई और था। कौन सा लेक्चर नंबर था बताएंगे? जिसमें हमने IAS 8 शुरू किया था वो कौन सा लेक्चर नंबर था? 75। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मैंने एक जगह पे नोट्स को इकट्ठा भी तो किया था ना। ये रहा। बड़े आए बददुआएं देने वाले। मिलना इतने भी कोई नहीं मिल लग रहा, लभ्या कोई नहीं, सॉरी। कहाँ पे मैंने किया था इकट्ठा इनको? ओके, मे बी इसी चैप्टर के अंदर किया होगा। क्या भाई, क्या कह रहे हैं भाई? भाई ये मशवरा आया, क्या कह रहे हैं भाई मशवरे में? मशवरे वाले भाई क्या कह रहे हैं? दोबारा पढ़ाएं, कह रहे हैं दोबारा पढ़ाएं। चलो जी शुरू करते हैं दोबारा। चलो जी, चलो जी, लावाल से शुरू करते हैं, लावाल से शुरू करते हैं। यार वैसे हद होगी, मैंने एक जगह इकट्ठे किए थे सारे नोट। चले, मैंने आपको दिखाया भी था, मैं पिछली बार वाला दिखा देता हूँ। साकिब पे इल्ज़ाम मत लगाया करो, आगे साकिब नहीं है, मैं कितना परेशान हुआ हूँ देखो। बकरे नहीं खाई जा रहा हो यार। अच्छा देखो, अब कोई नींद नहीं है। मेरी मर्जी में पढ़ाऊँ या ना पढ़ाऊँ। ड्यूरिंग 2003 a revised IFRS ऑन बोरिंग कॉस्ट वॉज पब्लिश्ड, उसके बारे में बताया हमने। और इधर देखो, ये तो प्रायर ईयर एरर है ना। अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज जो था वो क्वेश्चन बैंक 3 में था। भाई इसकी तस्वीरें मैंने कहा है बनाओ, जो भी सामने आती है चीज़ तस्वीर बनाने लग जाते हो। अपनी इस दफ़ा वालों को देखेंगे जब आएगा सामने, उसकी तस्वीर बनाना, ठीक है? ओके, वो वहीं से उठा के लिखा था, लेकिन वो पता नहीं अब कहाँ गया है, देखेंगे ढूंढेंगे। अच्छा सुने, अगर चेंज इन पॉलिसी स्टैंडर्ड के चेंज होने की वजह से आया है तो उस स्टैंडर्ड का टाइटल लिखोगे। अगर वॉलंटरी है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर नेचर ऑफ चेंज, अकाउंटिंग पॉलिसी का नेचर क्या था चेंज का? जी इंटरेस्ट एक्सपेंस पहले हम एक्सपेंस आउट कर रहे थे, अब कैपिटलाइज कर रहे हैं। जी पहले हम FIFO यूज़ कर रहे थे, अब FIFO यूज़ कर रहे हैं। यानी कि चेंज जिस मर्जी वजह से हो, चेंज की नेचर बताना ज़रूरी है। ये ऊपर वाली अंग्रेज़ी है भाई, ज़रूरी था, आपको कहा था स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट अंग्रेज़ी लिखना। फिर व्हेन एप्लीकेबल दैट द चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी इज मेड इन अकॉर्डेंस विद ट्रांजिशनल प्रोविजंस। वही ट्रांजिशनल प्रोविजंस तो सिर्फ स्टैंडर्ड वाले केस में ही होती है ना, इसमें तो नहीं होगी, ठीक है? उसके बाद द रीज़न वाई न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी प्रोवाइड रेलेवेंट एंड मोर रिलायबल इंफॉर्मेशन। अब ये वाली बात वॉलंटरी में होती है, स्टैंडर्ड में नहीं होती। स्टैंडर्ड तो कहता है बस ये कर दो, रिलायबल रेलेवेंट वो स्टैंडर्ड देखता है, ठीक है ना? तो रीज़न बताओ। फिर अगली दोनों चीज़ें अगली सेम है दोनों के लिए। क्या करो? फॉर करंट एंड फ्यूचर पीरियड। EPS के बारे में भी बताओ, यानी कि EPS में भी एडजस्टमेंट आए तो वो बताओ। ये EPS का टॉपिक शुरू किया हुआ है, ये वाला इंशाल्लाह आपको वहाँ पे समझाऊंगा जब थोड़ा सा वो नज़दीक लग जाएगा, ठीक है? टू द एक्सटेंट प्रैक्टिकेबल एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू accounting period before those presented, if retrospective application is impracticable, circumstances that lead to
डिस्क्रिप्शन, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सब्सिक्वेंट पीरियड्स नीड नॉट रिपीट दीज डिस्क्लोजर्स। क्या मतलब, पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये डिस्क्लोजर डालने की ज़रूरत नहीं है, इसी साल के अंदर ये डिस्क्लोजर डाल दोगे और बता दोगे कि कौन कौन से असरात पड़े और कंपैरेटिव चेंज हो तो जाता ही है। नोट 2 साल का नहीं बनाने की जरूरत, कहा नोट सिर्फ इसी साल का ही बना दो। ओके, किसके बारे में भाई, हमने यूँ लिखना है कि जी आ चेंज इन IS2 इन्वेंट्रीज हैज़, बल्कि यूँ लिखना है द LIFO मेथड यूज्ड बाय अ कंपनी इज नाउ चेंज टू FIFO बिकॉज देयर इज अ चेंज इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IS2 इन्वेंट्रीज। अब ये टाइटल आ गया, ये आपने तब माना जब LIFO से FIFO पे आप मजबूरी में आई है आपको। और एक ये है कि आप FIFO यूज़ कर रहे थे, कोई स्टैंडर्ड में चेंज नहीं आया, आपने वॉलंटरीली चेंज किया, तो आप क्या कहोगे कि ड्यूरिंग द ईयर मैनेजमेंट हैड डिसाइडेड टू चेंज दिस टू दिस, तो कोई टाइटल नहीं बताना, ठीक है। अच्छा चलो जी, प्रायर पीरियड एरर रीड ऑनली करके तो आना ज़रा, मैं जा रहा हूँ MCQs की तरफ जा रहा हूँ बस। अब देखो ना 20-25 मिनट है सिर्फ, देखो अब ये एक्स्ट्रा क्लास में ऐसे काम हो सकते हैं ना फजूल। MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है इसके। पेज नंबर 521, विच टू ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस वुड रिक्वायर प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट एज पर IS8। पास पेपर के कुछ MCQs ना एंड से मैं इसलिए शुरू करता हूँ कि पास पेपर कुछ 2-3 आए पड़े होंगे एंड वाले, तो ज़रा आइडिया हो जाता है पास पेपर में किस तरह के MCQs आ रहे हैं। Which two of the following situations would require प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट? ये नहीं कह रहा रीस्टेटमेंट या एप्लीकेशन प्रायर ईयर से, बस एडजस्टमेंट कह रहा है, दोनों बातें हो सकती हैं। कह रहा है जी एज पर IS8 कौन कौन सी 2 सिचुएशंस जो हैं वो प्रायर ईयर एडजस्टमेंट रिक्वायर करती हैं। ए, चेंजिंग द डेप्रिसिएशन मेथड फ्रॉम स्ट्रेट लाइन टू रिड्यूसिंग बैलेंस, ये प्रायर ईयर एडजस्टमेंट करेंगे इसमें, प्रायर ईयर एडजस्टमेंट, ये क्या है, तो ये तो नहीं है। नेक्स्ट, चेंजिंग द मेजरमेंट मॉडल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम कॉस्ट मॉडल टू फेयर वैल्यू मॉडल, यस बिल्कुल चेंज इन पॉलिसी है, प्रायर ईयर एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी। इनकॉर्पोरेटिंग द इफेक्ट ऑफ मटेरियल अंडर स्टेटमेंट्स फाउंड इन लास्ट ईयर क्लोजिंग इन्वेंटरी ड्यू टू इनकरेक्ट फार्मूला, ये तो प्रायर ईयर एरर की करेक्शन है, बोलो ये भी प्रायर ईयर एरर करेक्शन है, तो प्रायर ईयर एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है। अडॉप्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ IS20 फॉर अ गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड बाय, हाँ, adoption for the first time is not a change in accounting policy, this is actually application of an accounting policy for the first time। तो ये चेंज नहीं है, जिस साल में पहली बार आपके गवर्नमेंट ग्रांट नहीं पहली बार आई है, अब आप कहो जी ये तो कभी पहले थी नहीं इसलिए रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन कर देते हैं, क्या मतलब, पहली बार भाईजान ये आया है, तो ये दोनों नहीं थे, बी और सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 72, Which of the following changes would be considered as change in accounting policy? बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा अच्छा स्टैंडर्ड ये MCQ है। Changing the subsequent measurement model for PPE from cost model to revaluation model, is it a change in accounting policy? हमने अभी तक पढ़ा तो नहीं IS8 में इसको। हाँ जी, ये मैंने आपको बताया था कि ये पॉलिसी चेंज है, लेकिन ये अंडर IS8 ट्रीट नहीं होता। बस ये मत कहना कि कॉस्ट मॉडल का रिवैल्यूएशन मॉडल पे जाना ये पॉलिसी चेंज नहीं है ये अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज। अब यहां पे उसने ये नहीं कहा विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज वुड बी कंसिडर्ड एज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी ट्रीटेड अंडर IS8, नहीं, ये ट्रीट नहीं होता IS8 के अंडर, लेकिन ये अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज जरूर है, हाँ ट्रीट होता है IS16 के अंडर ही, वो खुद ही बताता है इसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है, वो रिट्रोस्पेक्टिव वगैरह नहीं करवाता, तो उसी की बात मानी, IS8 ने यही कहा हुआ है, ठीक है। तो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी बिल्कुल है। नेक्स्ट, चेंजिंग द इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड फ्रॉम FIFO टू FIFO, ये भी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, तो ओनली 2 इज, बोथ आर चेंज इन, ठीक है जी, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है जी, दोनों अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज हैं, इसलिए सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 21,
Disclosure requirements of IAS 8 in respect of change in accounting policy are not applicable in disclosure requirements of IAS 8 in respect of change in accounting policy are not applicable। वो कह रहा है यानी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी हो तो डिस्क्लोजर मत बनाना। कब? इन केस ऑफ चेंज इन मेथड फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन फ्रॉम FIFO टू EFCO नहीं बनाना होता है इसमें। तो इनिशियल एडॉप्शन ऑफ रीवैल्यूएशन मॉडल नहीं, इस पे नहीं बनता। IAS 8 अप्लाई नहीं होता। IAS 8 का डिस्क्लोजर कभी बना था? आपने कॉस्ट मॉडल से रीवैल्यूएशन मॉडल किया था तो कभी IAS 8 लगा था? कभी वहाँ पे ये वाला नोट बनाया था? नहीं, इस पे नहीं लगता। लेकिन आगे और भी पढ़ लें। चेंज इन रेवेन्यू रिकग्निशन पॉलिसी, ये भी वो रेवेन्यू अदर इनकम वाली एग्जांपल ले लें। वैसे रेवेन्यू रिकग्निशन पॉलिसी IFRS 15 पढ़ने के बाद ही ज़्यादा क्लियर होती है बात। बहरहाल आप उसी एग्जांपल में समझ लें कि जी ये वो अदर इनकम से सेल में लेकर आना था तो ये रिकॉर्ड करने की पॉलिसी बदल गई ना प्रेजेंटेशन की एक तरह से, इस पर भी ये भी चेंज आता है। नन ऑफ द अबव, ऐसी कोई बात नहीं है जी। मेरे ख्याल से तो बी जो है इस पे ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स अप्लाई नहीं होती, हालांकि ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी भी है। वरना इधर भी अप्लाई होगी, इधर अप्लाई नहीं होती, इधर भी अप्लाई होगी। और नन ऑफ अबव तो हो नहीं सकता जब इनमें से एक है नहीं। ठीक है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा जी, अब ये होमवर्क के अंदर भी जा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि ये कैलकुलेशन वाले हैं। ये करके बताइएगा मुझे, कोई मसला तो नहीं है। ये पता है कैसे होगा? ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हमने क्वेश्चन बैंक 2 नहीं किया था। क्लोजिंग स्टॉक कम हुआ तो प्रॉफिट कम हो गया, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा तो प्रॉफिट बढ़ गया, और एक साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बन गया। ये वैसे ही हो जाएगा इंशाल्लाह। वैसे ही ज़रा हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। होमवर्क ये इंपॉर्टेंट MCQs हैं दोनों, इनमें से एक करेंगे, दूसरा खुद ब खुद हो जाएगा। शुरू करें जी। A company is preparing its financial statements for the year ended 31 December 2019 and discovered that in previous year following amounts were incorrectly capitalized in intangible asset with indefinite useful life। ICAP ने अपनी किताब में इसको भी रखा हुआ है। उसूली तौर पे होना नहीं चाहिए, लेकिन इस चूँकि रखा हुआ है तो मैं करवा भी दूंगा, क्योंकि बात आसान सी है, इतनी मुश्किल नहीं है। बस इंटेंजिबल नहीं, आप टेंजिबल ही समझो। और अमोर्टाइजेशन को बजाय डेप्रिसिएशन कह देना, मुंह से लिख बेशक अमोर्टाइजेशन देना। वैसे तो भी MCQs के अंदर तो वैसे भी आपने सही ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है, इसमें कोई आपने वर्किंग तो शो करनी नहीं होती। ठीक है, वर्किंग कोई मार्क्स नहीं होते MCQ में। ओके, अक्कड़ बक्कड़ आंखें बंद करके कुछ भी हो जाए, टिक हो जाए, सही वाले पे लग जाए, नंबर मिल जाते हैं। ठीक है। अच्छा, द कंपनी इज प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर 19, और इनको इन 19 से पता लगा है कि उन्होंने फॉलोइंग अमाउंट्स को इनकरेक्टली कैपिटलाइज कर लिया है, यानी गलती से एसेट बना लिया है। ठीक है। इनडेफिनेट यूजफुल लाइफ का मतलब ये होता है कि इनडेफिनेट यूजफुल लाइफ वाले ना इंटेंजिबल्स को हम इमोर्टाइज डेप्रिशिएट नहीं करते। लाइफ का पता ही नहीं है। इनडेफिनेट, इनडेफिनेट का मतलब ये था इन्फिनिट, इनडेफिनेट का मतलब होता है कन्फर्म नहीं है कितना है। ठीक है ना, तो इसलिए वो अमोर्टाइज नहीं होते। खैर, उन्होंने गलती से कैपिटलाइज कर लिया। कब से काम चला आ रहा है वो तो अड्डा पला हो जाए। 19 में आगे पता चला कि ये गढ़ ते बड़ हो चुकी है। ठीक है, चलो अब वो वर्किंग करते हैं अपनी। हम खड़े इस वक्त 19 में हैं, बोलो। अच्छा, उसके बाद कहानी कब से शुरू हुई है? 15, 16, 17, 18, हम खड़े हैं 19 में। क्या किया जी? इनकरेक्टली कैपिटलाइज किया है, यानी गलती से एसेट डेबिट कैश क्रेडिट कर दिया है। हालांकि ये अमाउंट्स जो हैं ये गलती से कैपिटलाइज हुई, मतलब एक्सपेंस आउट होनी चाहिए थी ना, गलती से कैपिटलाइज हो गई। और बोलो, और तो कोई बात नहीं है ना। इंटेंजिबल एक एसेट, देखो नॉर्मली क्या होता है, आपने इस तरह की एडजस्टमेंट पढ़ी IAS 16 के अंदर, जिसमें होता है रिपेयर एक्सपेंस रॉन्गली कैपिटलाइज हो गया। अब IAS 38 जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे जाके आप देखेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रही होती है, इंटेंजिबल जब बन रहा होता है तो वो एक खास अरसे तक उस एक्सपेंस को आपने एसेट नहीं बनाना होता, प्रॉफिट एंड लॉस में जा रहा होता है। तो वो कह रहे हैं गलती से ये कैपिटलाइज करते रहे। तो बहरहाल एक्सपेंस बनना था, कैपिटलाइज हो रहा है। जो गाड़ी लगा रहा हूँ मैं, IAS 8 तो पढ़ा नहीं हुआ हमने। 2015 इंटेंजिबल डेबिट कैश क्रेडिट कर दिया उन्होंने। होना चाहिए था एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, हो गया गलती से इंटेंजिबल एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। सही करने के लिए क्या करोगे? एक्सपेंस डेबिट
इनटेंजिबल एसेट क्रेडिट। बोलो जी कितना है जी 2015 का, देख के बता ही दो। 3। 16 के अंदर फिगर बताते जाओ। एंट्री तो सर हर साल यही हुई है ना जी, 4 से 2017, फिर 4, 2018, 5, ठीक है जी। 19 में कोई गड़बड़ नहीं, 19 में खड़े होकर तो सही कर रहे होंगे, ठीक है। अब व्हाट अमाउंट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम रिटेन्ड अर्निंग्स, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी की बात कर रहा है, ऑन 1 जनवरी 18। हम खड़े कहाँ हैं 19 में, 19-18 बल्कि नहीं, उससे भी पिछले साल का, यानी ओपनिंग पे खड़े होकर जो फिगर है, बड़ी बारीकी से देखना। तो चलो पहले स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी बनाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, इसमें आपको पता ही है 19 में खड़े हैं तो वो 18, 17, 16 वो कब से गलती चली आ रही, तो ओपनिंग 2 दफ़ा आएगा, ठीक है। और फिर क्लोजिंग और क्लोजिंग। कौन से साल में खड़े हैं आप 2019, 31 दिसंबर है, देख लें 31 दिसंबर, 31 दिसंबर 2019 है, तो ये क्लोजिंग 31 दिसंबर 2019 का होगा, ये क्लोजिंग 31 दिसंबर 2018 का होगा, और ये 1 जनवरी 18 होगा, और ये भी 1 जनवरी 18 दोबारा होगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा जी, पैट 2018 का, और यहाँ पर आएगा पैट 2019 का। मैंने कहा ये चीज़ें लिख लेना, फिर जो जो ज़रूरत पड़ेगी चीज़ वो लिखते चले जाएंगे। मुझे नहीं पता ओपनिंग क्या है, ठीक है, लेकिन शायद वो ये वाली फिगर मांग रहा है, प्रायर ईयर एडजस्टमेंट, सिर्फ ये फिगर मांग रहा है, ठीक है। अच्छा, ये सारी बात सिर्फ आपके दिमागों में मैप बनाने के लिए मैंने बनाई है, वरना इसकी ज़रूरत कोई नहीं थी, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। दिमाग में सोचें और बस ये काम कर दें, या मैक्सिमम ये एंट्रीज आपने रफ वर्किंग में की हो तो बस कर दें। उसके बाद आपको पता ही है कि यहाँ आप मौजूद हैं और ये भी प्रेजेंट होता है, लेकिन 18 का ओपनिंग है तो इससे पिछले वाले सारे असरात को आपने शो करना है, ठीक है ना। बहरहाल अच्छा, मैं तो कहता हूँ ज़रा पूरा ही सवाल कर लेते हैं। मुझे रिटेन्ड अर्निंग्स उसने नहीं बताई हुई ना कि कितनी रिटेन्ड अर्निंग्स थी ओपनिंग, ऐसे ही है ना, नहीं बताई हुई, चलो कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है जी। उसके बाद ये भी क्वेश्चन मार्क है, ये भी क्वेश्चन मार्क है, ठीक है ना, लेकिन एडजस्टमेंट्स तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। 19 में कोई गलती नहीं है, ठीक है। 18 की गलती 18 में सही करते हैं। एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम होगा, -5, जैसे हम सवाल करते हैं मैं वैसे ही कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद 18 से पहले 17, 16, 15 ये तीनों गलतियां कहाँ सही होंगी, तो यहाँ पे हम आए और हमने यहाँ पे आकर लिखा प्रायर ईयर एडजस्टमेंट के अंदर 3 से एक्सपेंस बढ़ा, 4 से बढ़ा, 4 से बढ़ा, तो एक्सपेंस बढ़ने से प्रॉफिट कम, -3, -4, -4, तो नेट में माइनस हो रहा है, कितने से, -11, तो प्रायर ईयर एडजस्टमेंट कितनी आ गई, 11। इसके अलावा मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये 2 चीज़ें मुझे नज़र आई हैं, एक प्रायर ईयर एडजस्टमेंट कितनी हो रही है 11, और दूसरा इस साल के प्रॉफिट पे क्या हिट पड़ रही है 5। इसके अलावा मैं कोई और फिगर निकाल नहीं सकता। कोई और फिगर होती है, लेट से ये गिवन होता तो ये भी निकल आता, फिर ये प्रॉफिट गिवन होता तो ये भी निकल आता, फिर ये भी निकल आता, फिर ये प्रॉफिट गिवन होता तो फिर ये पूरी हो सकती थी चेंज इक्विटी, लेकिन मुझे चेंज इक्विटी बनाने रिक्वायर्ड भी नहीं थी। अब रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं, वो कहता है व्हाट अमाउंट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम रिटेन्ड अर्निंग इन स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी ऑन 1 जनवरी 18 फॉर करेक्शन ऑफ अबव एरर। बोलें जी 11 मिलियन या 7.7 मिलियन, पीछे गलत लिखा हुआ है, फिर कोई वर्किंग शो की हुई है, बस फिर वो गलत हो गया ना। वर्किंग का कौन सा एमसीक्यू कौन सा है, हाँ देखो हमने यही निकाला है ना, ये 4 + 4 + 3 यही था ना। डिक्रीज इन रिटेन्ड अर्निंग्स -11 से 2018 के साल को इसलिए इग्नोर किया है कि सवाल 1 जनवरी 18 की रिटेन्ड अर्निंग मांग रहा है, उर्दू में लिखा हुआ है, ठीक है आपके लिए, सही है ना। तो इसको सही कर लें, रुपीज़
11 मिलियन। ये तीर यहां से आ रहा है भाई, वो करता हूं मैं, करेक्शन नीडेड। ओके नाउ एक काम करते हैं, दूसरी तरफ वो खोल लेते हैं। ये कौन से चैप्टर में आ गए? चेन इक्विटी में आ गए। अच्छा ये पहले से ओपन था ना, आप लोगों ने किताब ना होने का बहाना जो किया है। बहाना ही है, और क्या। पता भी था आपको, कहा भी था मैंने एमसीक्यूज करवाने, जानबूझ के लेके ही नहीं आए। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी। व्हाट अमाउंट शुड बी, उन्होंने अंदाजा भी बता, देखो उन्होंने निशानी भी बताई थी। व्हाट अमाउंट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम रिटेन्ड अर्निंग्स ऑन यकम जनवरी 18, तो आंसर इज 11 मिलियन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलें अब नीचे वाला भी पढ़ लें। कंपनी प्रिपेयरिंग ब्ला 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 ब्ला, कैलकुलेट इफेक्ट ऑन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द ईयर 18 ओनली 5, ये वाला। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इसको भी जाके देख लो, गलत तो नहीं है फिर, ये भी गलत है। इसके अंदर ना वो आंसर में वही रह गया है, टैक्स का इम्पैक्ट। असल में टैक्स का इम्पैक्ट आप पे एप्लीकेबल नहीं। टैक्स आया तो करंट टैक्स डेफर्ड टैक्स का हिसाब भी लगाना पड़ता है। बहरहाल वो टैक्स की बात नहीं है, बस 5 रुपये का एक्सपेंस था, तो ये करेक्शन नीडेड है। आन दो कौन? मैं भी मैसेज कर रहा हूँ, जाओ, नहीं पढ़ाता, जाओ, अल्लाह हाफिज। तुम जाओगे तो मैं पढ़ाऊँगा। मेरी भी मामा का मैसेज है, मेरे तो बच्चों की मामा का मैसेज भी हो सकता है। क्या है यार? इमारत टेक्सटाइल परचेज अ प्लांट ऑन यकम 11 फॉर इतने, एट दिस डेट यूजफुल लाइफ वॉज डिटरमिन्ड एट इतने, सोल्ड फॉर इतने, और ड्यूरिंग द ईयर लाइफ 6 ईयर एक्सपेक्टेड व्हाट अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, होमवर्क। टॉम एंड जेरी आ गया। मैंने लेट मी पढ़ पहले, तो अगर कैलकुलेशन वाला है तो होमवर्क में ही जाएगा, और अगर कोई टेक्निकल बात हुई तो फिर डिस्कस कर लेंगे। कौन सा नंबर आ गया जी? 16वां। डायरेक्टर ऑफ टॉम लिमिटेड आर डिसअपॉइंटेड बाय ड्राफ्ट प्रॉफिट फॉर द ईयर 30 सितंबर। द कंपनीज असिस्टेंट अकाउंटेंट जेरी हैज सजेस्टेड फॉलोइंग। अ मेजर आइटम ऑफ प्लांट दैट कॉस्ट 20 मिलियन टू परचेज एंड इंस्टॉल on Yakam October is being depreciated on straight line basis over a 5-year period. On Yakam October 12, 2 साल बाद, the production manager believed that plant was likely to last 8 years in total from the date of its purchase. यानी पहले 5 साल था, अब लाइफ बढ़ गई, ऐसे ही है। Jerry believes that as the useful life has increased, the previous year's depreciation was overstated. Jerry निकला है ना फिर, हैं ज़ात दी कर ली थे काउंटिंग में जब है। हाँ जी, तो जेरी बिलीव्स दैट एज द यूजफुल लाइफ एस्टीमेट हैज इंक्रीज, द प्रीवियस ईयर डेप्रिसिएशन वाज ओवरस्टेटेड। यानी पिछले साल वो कहता है जी 5 साल के हिसाब से डेप्रिसिएशन हो रही थी ना, अब एस्टीमेट बदल गया है, तो इसका मतलब पिछले सालों की डेप्रिसिएशन ज़्यादा चार्ज हो गई थी। पिछले सालों की डेप्रिसिएशन सही करवाने लगा है वो, चेक करना अभी। एंड इट ओवरस्टेटेड एंड डेप्रिसिएट इट को काट, एंड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस शुड बी रिवर्स्ड इन करंट ईयर। अच्छा, फिर ये भी नहीं कि पिछले साल में डेप्रिसिएशन ज़्यादा ओवरस्टेट हो गई है तो पिछले साल को सही करने की गलती कह रहा है। पता क्या कह रहा है वो जी? 5 साल लाइफ के साथ है ना, पिछले 2 साल 3 साल में 2 साल गुजरे हैं, 2 साल गुजरे हैं ना, उनके अंदर डेप्रिसिएशन हाई चार्ज हो गई है। क्योंकि अब एस्टीमेट बदल गया है, तो जो पिछले 2 साल में ज़्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज हुई थी उसको इस साल में रिवर्स कर देते हैं। क्योंकि ऊपर देखो
टॉम साहब क्या कह रहे हैं, ड्राफ्ट प्रॉफिट से वो मुतमईन नहीं है। अब वो प्रॉफिट बढ़ाने के लिए देखो कैसी बेवकूफ़ियाँ कर रहा है। क्या कह रहा है, समझ आई है? एस्टीमेट चेंज हुआ है। वो कह रहे हैं पिछले 2 साल डेप्शन ज़्यादा चार्ज हो गई थी अंदाज़ी गलती की वजह से, तो अब उसको इस साल में रिवर्स करते हैं। अब डेप्शन जब ज़्यादा चार्ज हुई है तो इस साल रिवर्स करने से, एक्सपेंस कम करने से प्रॉफिट तो बढ़ेगा ना। अब एडजस्टिंग फॉर चेंज ऑफ यूजफुल लाइफ करेक्टली, सॉरी यहाँ पे थे हम, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस शुड बी रिवर्स इन करंट ईयर लीडिंग टू इंक्रीज प्रॉफिट। ठीक है, एडजस्टिंग फॉर चेंज ऑफ यूजफुल लाइफ करेक्टली, व्हाट विल बी द कैरिंग अमाउंट ऑफ प्लांट। अच्छा, वो सारी कहानी करके उन्होंने कैरिंग अमाउंट मांग लिया। चलो ये तो फिर आप कैलकुलेशन कर लोगे, मेरे ख्याल से 20 मिलियन की कॉस्ट थी। हाँ, आपने बिल्कुल भी उसकी बात नहीं माननी। क्या मतलब, पिछले 2 साल की डेप्शन जो चार्ज हो गई सो हो गई, नए साल के यार देखो ना 20 मिलियन था, 5 पे डिवाइड करो, 4 16 फिर 4 12, यहाँ पे खड़े होकर चेंज आ गया। अब अगले साल 12/8 इन टोटल था, 8 इन टोटल है, तो 2 तो गुजर गए ना, तो 6 हो गया। ये कितना हो गया, 2। बुक वैल्यू कितनी आ गई, 10। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। उसकी बातों में नहीं आना। जैरी तो ये कह रहा था कि यार डेप्रिसिएशन जो पिछले 2 साल के अंदर भी मतलब अगर 8 होता, 20/8 होता, कितना बनता था वैसे 20/8 अगर होता तो ओरिजिनल लाइफ 2 पॉइंट, वो कह रहा है 1.5 रुपये इधर ज़्यादा होगा, 1.5 रुपये इधर ज़्यादा होगा, तो इधर 3 से रिवर्स कर लो डेप्रिसिएशन, उल्टा चार्ज करने की वजह क्या कर लो, उसकी बातें नहीं माननी। 11 पे नहीं, ये 11 या 12 या ऐसी कोई बुक वैल्यू बनाने की जरूरत नहीं है। बुक वैल्यू कितनी है, 10। अच्छा जी, लेकिन उसने किस दिन का पूछा है, व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट ऑफ प्लांट ऑन 30 सितंबर 13। हाँ सही है, यकम अक्टूबर 12 पर 2 साल गुजर चुके थे और यहाँ पे कहानी खड़ी हुई थी। ठीक है, तो 30 सितंबर 13 पर क्या है, 10। ठीक है जी, आगे बढ़ें, बढ़ते जाएं। अप्लाइंग न्यू अकाउंटिंग, बस 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 खत्म हो गया, अब तो काम खत्म हो गया। अप्लाइंग न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी ट्रांजैक्शन एज इफ दैट पॉलिसी हैड ऑलवेज बीन अप्लाइड, दिस इज रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट एप्लीकेशन। बस आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। देखो अब डेफिनेशन पढ़ के आए थे, एमसीक्यू हो रहे हैं। Adjustment of carrying amount of an asset or liability or consumption of an asset as a result of change in assessment, this defines change in accounting estimate। ये अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज नहीं है, आपकी असेसमेंट के चेंज जो है ये चेंज इन एस्टीमेट होता है ना, मिस स्टेटमेंट है ना करेक्शन ऑफ एरर है ना अकाउंटिंग पॉलिसी है। 14A करेक्ट ऑप्शन इज ए। ठीक है, 14A नहीं, करेक्ट ऑप्शन 14 का है ए। स्पेसिफिक प्रिंसिपल बेसिस कन्वेंशन रूल्स पॉलिसीज अप्लाइड ब्ला 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 इज, पढ़ के आए हो, 10 दफा पढ़ाई थी डेफिनेशन। अभी मैं अकाउंटिंग पॉलिसी की डेफिनेशन क्या पढ़ाई थी, दीज आर बेसिस कन्वेंशन रूल्स, वही लिखा हुआ है। ये सारी स्टैंडर्ड में लिखी हुई है, स्टैंडर्ड लाए होते तो मैं हाईलाइट करवाता, जोर असर के बाद भी मिलते। करेक्टिंग द रिकॉर्डिंग मेजरमेंट डिस्क्लोजर एज इफ प्रायर पीरियड नेवर अकर्ड, दिस इज रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। क्या आर यू श्योर? एरर करेक्शन जो होती है वो रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट होती है। डन जी, 12 का ए है सही। Which two of the following would be treated as change in accounting policy? सुनो 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 सुनो, entity has received its first government grant, ये तो चेंज नहीं है, ये तो एप्लीकेशन एडॉप्शन फॉर द फर्स्ट टाइम है। नेक्स्ट, entity has revalued its properties, up to now they had all been carried at, this is change in accounting policy। माना नॉट अकाउंटेड फॉर अंडर IAS 8 है, लेकिन है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। एंटिटी हैज रिक्लासिफाइड डेवलपमेंट कॉस्ट फ्रॉम अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टू कॉस्ट ऑफ, हाँ ये भी रिक्लासिफिकेशन जो है, क्लासिफिकेशन की पॉलिसी चेंज है। क्या मतलब, वहां पे एग्जांपल इनकम की लिखी हुई थी, यहाँ एक्सपेंस आ गया ना। एक एक्सपेंस हम हमेशा से कहाँ पे रख रहे थे, अब एडमिन एक्सपेंस में डाल रहे थे एक एक्सपेंस को, अब हमने उसको रिक्लासिफाई कर दिया और अब से हम उसको क्या कह रहे हैं, कॉस्ट ऑफ सेल में होगा। तो ये क्लासिफिकेशन की चेंज है कि नहीं है? दिस इज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी विद रिस्पेक्ट टू प्रेजेंटेशन की चेंज है। जी जी जी, कौन सी यार, हाँ यार्न वाली, ठीक है। एंटिटी हैज इंक्रीज दिस रिकवरेबल डेट अलाउंस फ्रॉम 10%, ये तो एस्टीमेट चेंज है। ठीक है, तो ये बी एंड सी आर द करेक्ट ऑप्शंस। If it is impractical to make retrospective application to a period, make the change only to the current period। जाहिर है करंट पीरियड तो होता ही है,
12 अगले भी पढ़ लो। अप्लाई द चेंज टू अर्लीस्ट पॉसिबल, नहीं इससे ज़्यादा बेहतर ये है, अगर प्रैक्टिकेबल है रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन तो अर्लीस्ट पीरियड जो प्रैक्टिकल है वहां तक जाओ। अभी तक ये सही लग रहा है, मैंने इस तरफ टिक नहीं किया इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट, डू नॉट मेक चेंज एट ऑल, ये तो कोई बात नहीं होगी भाई। अच्छा ये तो कोई बात नहीं, बिल्कुल चेंज करो ही ना भाई, जहां तक मुमकिन हो करो। नहीं नहीं ये नहीं, ठीक है, ये भी नहीं, बेहतर अभी तक बी हो गया। मेक द चेंज इन नेक्स्ट ईयर, नहीं भाईजान, वो कह रहा है अर्लीस्ट प्रैक्टिकल पीरियड तक जाओ। वो चाहे स्टैंडर्ड नहीं अल्फाज लिखे हुए, आपको जो थ्योरी कही है ना पढ़ना, उसमें लिखा हुआ होगा अर्लीस्ट पीरियड प्रैक्टिकल तक जाओ, इट मे बी करंट ईयर। ये करंट तो आपके पास ही है ना, कि आप इतने मजबूर हो कि आप पिछले साल को भी सही नहीं कर सकते, तो ये साल तो आपके पास मौजूद ही है, तो करंट ईयर में ही कर दो, ठीक है। लेकिन उसूल उसने ये लिखा हुआ है, अप्लाई द चेंज टू अर्लीस्ट पीरियड दैट इज प्रैक्टिकल। ओह टॉम टॉम टॉम, दिन रात करें हम टॉम, फिर द डायरेक्टर ऑफ टॉम, अच्छा तो टॉम आ गया, आर डिसअपॉइंटेड, इधर कौन था, अच्छा टॉम ही था, वो फिर डिसअपॉइंट हो गए हैं, ओहो वही नहीं है। व्हाट इज नेचर ऑफ चेंज प्रपोज बाय जेरी, चलें ठीक है, ये क्या बनता है जी बता दें फिर, नहीं सवाल शुक्र है वही है, सवाल नहीं पढ़ना पड़ेगा। जेरी ने जो चवल वहां पे मारी थी वही वाली यहाँ पे भी मारी हुई है, ठीक है। व्हाट इज द नेचर ऑफ चेंज बीइंग प्रपोज्ड बाय जेरी, जेरी क्या कह रहा है, जेरी ने जो चेंज प्रपोज की है उसकी नेचर क्या है, चेंज ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी है ये, नहीं, वो कह रहा है चेंज ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी प्रोस्पेक्टिव वाली है, नहीं, चेंज ऑफ अकाउंटिंग एस्टीमेट है, हाँ, लेकिन उसको रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करवा रहा है, हद हो गई, ये उसकी नेचर है। बहरहाल चेंज ऑफ अकाउंटिंग एस्टीमेट प्रोस्पेक्टिव नहीं है, यानी कि उसने जो सजेस्ट किया है वो कुछ इस तरह की बात कह रहा है, वो कह रहा है चेंज इन एस्टीमेट है, क्योंकि एस्टीमेट बदल गया है इसलिए इसको रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई कर दो। हाँ नहीं, प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई कर दो, रिट्रोस्पेक्टिव तो नहीं अप्लाई किया उसने, हाँ प्रोस्पेक्टिव के लिए अप्लाई किया, सॉरी ये कह रहा है वो कह रहा है चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट है और इसको इस साल में सही कर दो, बदतमीज आदमी, ये कोई बात है। हालांकि ये बात गलत है, लेकिन वो कह रहे हैं व्हाट इज द नेचर ऑफ चेंज बीइंग प्रपोज्ड बाय चूहा, जो चूहे ने प्रपोज किया है वो क्या है, वो कह रहा है चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट है, उसको इस साल में सही कर लो, मतलब कान में दे उस चूहे की। ओ अच्छा हाँ, जेरी ने क्या सजेस्ट किया, ठीक है, नहीं इधर देखो, ये देखो, जेरी बिलीव्स, मुझे मिल नहीं रहा था, जेरी बिलीव्स दैट यूजफुल लाइफ एस्टीमेट हैज इंक्रीज, द प्रीवियस ईयर डेप्रिसिएशन वाज ओवरस्टेटेड एंड इट को तो यहां पे भी काटो ना ये, एंड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस शुड बी रिवर्स्ड इन करंट ईयर लीडिंग टू इंक्रीज्ड प्रॉफिट, ये कह रहा है वो जेरी की बात समझिए, जेरी बन के सोचो। हाँ जी, लेकिन उसने ये कहा है, उसने कहा एस्टीमेट बदला है और उसको प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करो, कुछ ऐसी बात की है उसने, ठीक है, घर जाके पढ़ लेना इसको दोबारा। छुट्टी होने के करीब, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी अंडर IAS 8। अब जब ऐसा MCQ आए ना तो इसको ब्रैकेट लगा लिया करो और ना पढ़ा करो, ये नाम ही लिखा हुआ है आगे स्टैंडर्ड का और कुछ नहीं है, अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज अकाउंटिंग एस्टीमेट एंड एरर, अच्छा जी ठीक है हमें पता है ये आपका नाम है, बस इतनी सी बात पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज अ चेंज इन पॉलिसी अंडर IAS 8, क्लासिफाइंग कमीशन इनकम अर्नड एज रेवेन्यू हैविंग प्रीवियसली क्लासिफाइड, अभी पढ़ के आ रहे हैं, बिल्कुल ये चेंज इन पॉलिसी है, प्रेजेंटेशन से रिलेटेड चेंज इन पॉलिसी है, ठीक है, ओके। स्विचिंग टू परचेजिंग प्लांट यूजिंग लीजेस फ्रॉम परचेजिंग पॉलिसी ऑफ फ्रॉम प्रीवियस पॉलिसी ऑफ परचेजिंग प्लांट फॉर कैश, आप पहले प्लांट कैश पे खरीदते थे, आप लीज पे चले गए हैं, दिस इज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, ये नीचे देनी है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, ये बिजनेस पॉलिसी का चेंज है, दिस इज नॉट एन अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज, दिस इज अ चेंज इन बिजनेस पॉलिसी, तो लिख लो यहां पे, दिस इज अ चेंज इन बिजनेस पॉलिसी ठीक है, तो दिस इज नॉट एन अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज। आगे बढ़ो, चेंजिंग द वैल्यू ऑफ सब्सिडरीज इन्वेंट्री, अच्छा अब वैसे ही आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन खैर सब्सिडरी जो आप 100% एक्वायर किए बैठे हैं,
ठीक है। FAR2 जो बच्चे साथ पढ़ रहे हैं वो या एडजस्टमेंट को कर चुके होंगे या कर लेंगे आने वाले दिनों में, कंसोलिडेशन ही चल रही है कॉलेज में तो इस वक्त, ठीक है। बहरहाल आपको इससे क्या है, FAR2 की एडजस्टमेंट है, आपको नहीं टेस्ट करेगा। लेकिन एनीवेज थोड़ी सी बात मैंने पहले भी एक बार की थी आपकी क्लास के अंदर पेरेंट सब्सिडरी की, ठीक है। मिसाल के तौर पे पेरेंट है, उसने एक कंपनी एक्वायर की हुई है 100%, तो ये इसकी सब्सिडरी है, 100% शेयर्स इस कंपनी PTCL यूफोन हमारी एग्जांपल में चल रहा होता है, ठीक है ना। तो और असल में भी ऐसे ही, लेकिन कुछ परसेंटेज 100% नहीं है, बस परसेंटेज थोड़ी डिफरेंट है। तो PTCL ने यूफोन को एक्वायर किया हुआ है, 50% से ज़्यादा एक्वायर किया हुआ है, तो ये क्या है, PTCL की सब्सिडरी। अब ये यूज़ कर रहा है FIFO, FFO नहीं FIFO, और पेरेंट यूज़ कर रहा है EFCO इन्वेंट्री के लिए। अब जब ये एज अ होल एक ग्रुप बनते हैं तो ग्रुप की एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं जिनको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं। उनके अंदर पॉलिसी वो जो बाप की पॉलिसी, आपस में बेशक पॉलिसियां डिफरेंट थी, लेकिन जब एज अ होल फैमिली हम बनते हैं तो जो वालिद की पॉलिसी होती है वही प्रिवेल करती है ना। अब कंसोलिडेशन करते हुए, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, आपको कहा जाएगा, एस को कहा जाएगा कि आप भी फॉर कंसोलिडेशन पर्पस अपनी वैल्यू बताओ एफको वाली, और इसके स्टॉक को FIFO से उठा के एफको पे लाएंगे ताकि कंसोलिडेशन की जा सके, ठीक है। अब ये FIFO से एफको पे सब्सिडरी के स्टॉक को लेके जा रहे हैं, बोलो जा रहे हैं नहीं जा रहे, जा रहे हैं ना, लेके तो जा रहे हैं ना, चेंज कर रहे हैं ना, बोलो क्या ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है? स्टैंडर्ड कहता है ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है, ये कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट है। IFRS 3 और 10 आपने आगे जाके पढ़ना, ये उन्होंने कहा हुआ है, ये कोई चेंज इन पॉलिसी नहीं। यानी कि एस अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर अभी भी FIFO के ऊपर ही रखेगा, उसको चेंज करने की कोई मजबूरी नहीं है। लेकिन जब कभी कंसोलिडेशन करेंगे इसकी स्टॉक को उठा के FIFO से आपको पे लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या है, चेंज इन द वैल्यू ऑफ सब्सिडरी इन्वेंट्री इन लाइन विद ग्रुप पॉलिसी फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन व्हेन प्रिपेयरिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अंग्रेजी समझ आ गई है? चेंज करना सब्सिडरी की अकाउंटिंग पॉलिसी को ताकि वो इन लाइन हो जाए ग्रुप की फाइनेंशियल अकाउंटिंग पॉलिसी के साथ। ये क्या चेंज इन पॉलिसी है? स्टैंडर्ड कहता है नो, दिस इज अ कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, दिस इज अ कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड बाय आई, बस ठीक है, कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड बाय IFRS 3 और 10, ठीक है ना। आपको जरूरत नहीं लिखने की, इसलिए ये पॉलिसी चेंज नहीं कहलाएगा। और एस अपनी इंडिविजुअल बुक्स के अंदर FIFO पे ही रहेगा, कोई मजबूरी नहीं उसको एफको पे जाने की, रहे FIFO पे, ऑप्शन है, कोई चेंज नहीं करना। हाँ, जब कभी कंसोलिडेशन करेंगे तो वो सिलेबस में नहीं होता, आगे जाके करेंगे ना, तो जब कभी कंसोलिडेशन करनी पड़ी तो उस वक्त फिर हमें ये एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, एस के स्टॉक को सही करना पड़ेगा, सिर्फ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर दिखाने के लिए। ओके डन जी, चला रहा होगा, चला सकता ही है, चलाएगा। नेक्स्ट, रिवाइजिंग रिमेनिंग लाइफ ऑफ अ डेप्रिशिएबल एसेट, ये तो चेंज इन एस्टीमेट है, ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है, ये क्या है, चेंज इन एस्टीमेट, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट MCQ, इसके अंदर हमने 2 नए कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, तो जब कभी रिवीजन करना है इसको एक नज़र देख लिया करना। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी इन अकॉर्डिंग विद IS 8, ठीक है, अगली बात वही नाम लिखा हुआ है। क्या चीज़ जी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है? फिर उसने पूछ लिया एडजस्टिंग रेजिडुअल वैल्यू अमाउंट बेस्ड ऑन, नहीं ये तो एस्टीमेट चेंज है। चेंज इन रिपोर्टिंग डेप्रिसिएशन चार्जेस एज कॉस्ट ऑफ सेल रादर देन, हाँ, चेंज इन रिपोर्टिंग डेप्शन चार्ज टू कॉस्ट ऑफ सेल रादर देन एडमिन, ये बिल्कुल है जी, क्योंकि ये चेंज इन प्रेजेंटेशन है, ऐसे ही है। डेप्शन चार्ज और रिड्यूसिंग बैलेंस नहीं है, एस्टीमेट चेंज। रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री फ्रॉम कॉस्ट टू NRV, नहीं, ये भी चेंज इन पॉलिसी नहीं है, ठीक है। तो B इज द करेक्ट ऑप्शन। कॉस्ट से NRV पे जा रहे हैं, लेकिन ये अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज नहीं है, ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को फॉलो किया, मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो किया, अंदाज़ा लगाया, ये एस्टीमेट है, हमारा अंदाज़ा है कि ये 100 वाली चीज़ 80 की बिकेगी, तो आज ही 20 रुपये के लॉस पे रिकॉर्ड कर लो, ये एस्टीमेट लगाया है, और ये चेंज भी हो सकता है। तो हमने FIFO से एफको तो नहीं किया, ठीक है। ओके डन। डाउट पे डेटर्स हैं, अंदाज़ा लगाया है, भाग सकते हैं, प्रोविजन, ये क्या है, एस्टीमेट, इसको पॉलिसी तो नहीं कहते, चेंज हो गई, ठीक है। एस्टीमेट चेंज, इवन बदल भी लो तो चेंज इन एस्टीमेट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ट्रीटेड अंडर IS 8
as change in accounting policy, would be treated under IAS 8 as change in policy. Which of the following? यानी कि इसमें अब IAS 16 वाला नहीं आएगा अगर लिखा हुआ तो, क्योंकि IAS 16 चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी तो है, लेकिन वो अंडर IAS 8 ट्रीट नहीं होता। बड़े इंपॉर्टेंट MCQs चल रहे हैं भी माशाल्लाह, ये भी इंपॉर्टेंट था, ये भी इंपॉर्टेंट था, एंड पे आके चीजें इंपॉर्टेंट आती हैं। A change in valuation of inventory from FIFO to FCO. This is a change in accounting policy and this is also treated under IAS 8. Question bank 2, Mohani manufacturing, यही था। Next, a change of deduction method from, यार ये तो change estimate है। Adoption of revaluation model for, ये तो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी बिल्कुल है, बिल्कुल है, ये तो चेंज अकाउंटिंग पॉलिसी है, लेकिन ये अंडर IAS 8 ट्रीट नहीं होता था, ये अंडर IAS 16 ट्रीट होता था, इसलिए इसको भी हम इस MCQ के अंदर क्रॉस कर रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ में इसलिए कह रहा हूं, ठीक है। और कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट विच हैव अराइजन फॉर द फर्स्ट टाइम, ये भी क्या है, एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी है, ना कि चेंज। ये तो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है, ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, अंडर IAS 8 भी ट्रीट होता है। ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, लेकिन IAS 8 के अंडर ट्रीट नहीं होता। ये तो चेंज इन एस्टीमेट है, और ये चेंज नहीं है, ये तो एप्लीकेशन है। तो फिर A इज द करेक्ट ऑप्शन। Which two of the following situation can a change in accounting policy be made by entity? If required by IFRS, yes. If entity thinks that new accounting policy would be easier to report, if new accounting policy would show more favorable, if new policy result in, हाँ ये A और D. Next, which of these changes would be classified as a change in accounting policy as determined by IAS 8? Increase the allowance of estimate है, change the method of, yes, change the deduction method from, नहीं, change the useful life of, नहीं, तो B is the correct option। जी अब नमाज में 5 मिनट रह गए, तो ये तीनों होमवर्क में करना जरा, और कर लेना, ये ना हो समझ ना आए, जिंदगी रही तो कल सवेरे नॉर्मल क्लास में मुलाकात होगी EPS के साथ। अल्लाह हाफिज।